आज के भारत में बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऑटिज्म की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एडीएचडी की। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आंकड़ों की बात करें, शहरों की बात करें तो हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि अब कुछ किया ही नहीं जा सकता, जबकि बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे ऑटिज्म के बच्चे, एडीएचडी के बच्चे ठीक हो जाते हैं। और ये देखते हुए, पेरेंट्स की चिंताओं को देखते हुए और जिस तरह का भ्रम फैलाया गया वो देखते हुए मैंने शुरू किया है एक खास मुहिम ऑटिज्म के बच्चों के लिए, एडीएचडी बच्चों के लिए। ये फ्री सर्विस टू द नेशन है। इस मुहिम में आप जोड़िए ऑटिज्म के पेशेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को जोड़िए। इस मुहिम में जोड़ने के लिए स्टेप 1 bishrup.com/autism में जाएंगे, वहां एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भरना है। दैट इज एन एनरोलमेंट फॉर्म। वो फॉर्म हमारे कोर टीम के पास, डॉक्टर्स की टीम के पास आ जाएगा और उसके बाद हम उस पेशेंट से कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज उस फॉर्म में आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब दिया होगा। ये वर्चुअली हम पेशेंट की देखरेख करेंगे, वर्चुअली हम पेरेंट्स को गाइड करेंगे। और हमने देखा है कि बच्चे ठीक होते हैं, ऑटिज्म हो या एडीएचडी हो। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ये गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो ये 4 स्टेप में है। स्टेप 1 वेरी वेरी सिंपल कि आपको bishrup.com/autism में जाके फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद वेट करना है। उसके बाद आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारी तरफ से एक फॉर्म आएगा। ये फॉर्म चाहे तो आप bishrup.com/autism में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म आएगा, उसमें दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल डायग्नोस्टिक चार्ट। एक चार्ट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस चार्ट को आपको अपने सूझबूझ से भरना है, एज ए पेरेंट भरना है। और इस चार्ट में अगर आप पढ़ते हैं, सबसे पहला नंबर पे है लिमिटेड आई कांटेक्ट। ये वो सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स के होते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड आई कांटेक्ट में आप क्या समझते हैं, 0 से 10 के स्केल में बच्चे का अगर आई कांटेक्ट बिल्कुल 0 है, बहुत ही कम, तो उसको 10 दे सकते हैं। और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आई कांटेक्ट की तो यानी कि 0 दे सकते हैं। 0 मतलब बहुत अच्छा और 10 मतलब बहुत खराब। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ट्रबल विद बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन। मतलब ये बच्चा जब बातचीत करता है तो उसी उम्र के बाकी बच्चों की तरह आसानी से बातचीत कर पाता है या उसमें कन्वर्सेशन में डिफिकल्टी है। इसको भी 0 से 10 तक आपको रेटिंग देनी। 10 मतलब बहुत बुरा, 0 मतलब बहुत ही ठीक। तीसरा नंबर आ जाएगा डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, टोन ऑफ द वॉइस है, जिस टोन में कोई इंसान बात कर रहा है क्या उसे वो समझ पाता है, ये गुस्से में है या नाराज है या खुश है। ये तीसरा पॉइंट है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है रिपीटेड मूवमेंट, जैसे हाथों का बहुत ज़्यादा हिलाना या रॉक करना। तो ये एक अनयूजुअल बिहेवियर। जब भी आप कंपेयर करें तो उसी उम्र के बाकी बच्चों से कंपेयर करेंगे, तभी आप डायग्नोस्टिक ठीक से कर पाएंगे। याद रखिए, इसके अलावा कोई और डायग्नोसिस होता भी नहीं है और यही एक डायग्नोसिस है। सो 0 से 10 के स्केल में आप देखेंगे कि इस फैक्टर में कितनी बुरी हालत है या कितनी अच्छी हालत है। बहुत अच्छी हालत मतलब 0 और अगर बहुत बुरी हालत मतलब 10। अब अगला 5वां आता है डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ भी आपको सहारा लेना पड़ेगा, उसी उम्र के बाकी बच्चों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में स्पीच की एबिलिटी, लैंग्वेज की एबिलिटी इस बच्चे की कितनी है। 0 के 10 के स्केल में 0 मतलब बहुत अच्छी और 10 मतलब बहुत बुरी। अब अगला आ जाता है 6 नंबर पे, स्पीकिंग इन मोनोटोन और अनयूजुअल रिदम। अपने उम्र के बच्चों के साथ जब वो बातचीत कर रहा है या यूं ही बातचीत कर रहा है, जब आप कंपेयर करेंगे उसी उम्र के बच्चों के साथ, तो क्या लगता है इस बच्चे की जो बोलचाल की जो रिदम है वो अनयूजुअल है, वो हटके है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो रिकॉग्नाइजेबल है कि भाई बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि सा बोल रहा है। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 0 मतलब बहुत ही अच्छा, 10 मतलब बहुत ही खराब। अब इसके बाद 7वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 7वां पॉइंट आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन इन द टास्क और प्ले। कोई भी खेल या कोई भी काम करते हुए जितना अटेंशन उस उम्र के बच्चे की होती है, बाकी क्या आपके बच्चे की भी अटेंशन स्पैन लगभग उतनी है? अगर लगभग उतनी है तो मार्क्स दीजिए 0, और लगता है कि नहीं वो उसमें बहुत हालत खराब है तो मार्क्स आप 0 से ऊपर यानी कि अप टू द 10 दे सकते हैं। अब 8 पॉइंट पे आते हैं, ऑफन मेक केयरलेस मिस्टेक। मिस्टेक बच्चे करते हैं, बच्चे हैं तो मिस्टेक करेंगे, इनफैक्ट मिस्टेक कोई भी कर सकता है।
लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसी उम्र के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में क्या आउटस्टैंडिंगली ऐसा दिखता है कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक करता है, जो कि सोशल सेटिंग में बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा अगर है तो 5, 6, 7 ऐसे मार्क्स दे सकते हैं, और अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है तो 0 या 1 मार्क्स दे सकते हैं। फिर 9वां पॉइंट आएगा फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज। रोज रोज के वो सिंपल सिंपल काम जो आप उम्मीद करते हैं उस उम्र के बच्चे नॉर्मली करते होंगे, रेयरली कभी भूल जाते होंगे। याद रखिए, बहुत छोटे छोटे काम जैसे ब्रश करना या जैसे होमवर्क पूरा करना, ये सारे ही बच्चे, चाहे कोई कितना भी नॉर्मल या इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो भूल सकते हैं। ये वेरी नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन वो अगर अनयूजुअल तरीके से भूलता है और कई सारी चीज़ें भूलता है जो कि बाकी बच्चे नहीं करते या एक्सेप्टेबल जोन में नहीं है, तो ही आप 5, 6 ऐसे मार्क्स दीजिए। हद से हद मार्क्स 10 तक दे सकते हैं, मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। फिर 10वां पॉइंट है पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। बच्चे का टाइम मैनेजमेंट कैसा है इन कंपैरिजन टू उसी उम्र के बाकी बच्चों को। बड़ी सूझबूझ के साथ आपको इस पॉइंट को रखना होगा, पॉइंट देना होगा। फिर 11वां पॉइंट आता है जो कि ज़्यादातर ADHD के बच्चे में आता है, ना कि ऑटिज्म के। फिजिटिंग और रॉकिंग ऑन द सीट्स या पैर हिलाना, बॉडी का कोई पार्ट हिलाना, बैठे बैठे हिलते डुलते रहना, इस तरह का जो बिहेवियर है ये कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल दिखना इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द क्राउड। मान लो कई सारे बच्चे बैठे हैं तो वो अलग से दिख रहा है, जो कि इरिटेटिंग भी लग रहा है, तो ये एक अनयूजुअल बिहेवियर हो सकता है हाइपर एक्टिविटी का। तो अगर ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, अनएक्सेप्टेबल लिमिट में है, तो वो 10 हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत है तो 0, 1 हो सकता है। फिर 12वें पॉइंट में रन्स और क्लाइम्स इन इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे आप उम्मीद नहीं करेंगे कि एक बच्चे से उसी उम्र के कि जो अचानक भागना शुरू कर देगा, अचानक चढ़ना शुरू कर देगा जब अनएक्सपेक्टेड है, बिना किसी क्यू के, तो लेकिन वो बच्चा कर रहा है और रिपीटेडली कर रहा है, तो इसको यानी कि 5, 6, 7 मार्क्स दे सकते हैं। वो रिपीटेड कितनी बार कर रहा है उसके हिसाब से सूझबूझ से ये अब देखना पड़ेगा, आपकी जजमेंट की बात है। फिर 13वां पॉइंट है, ज़्यादातर ये ADHD के बच्चों में होता है, कुछ ज़्यादा ही बातचीत करना। जितना बोलना होता है अनयूजुअल तरीके से, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वो बोलते रहता है, जो कि ज़्यादा सेंसिबल भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ बच्चों की आदत बोलने की ज़्यादा होती है, दैट डज नॉट मीन कि वो बच्चा ADHD का शिकार है। लेकिन जब वो अनयूजुअल लगता है, सोशल सेटिंग में अनएक्सेप्टेबल लगता है, बार बार ठीक कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है, जिससे आसपास के लोगों को इरिटेशन होने लगती है, जिससे आपको खुद इरिटेशन होने लगती है, जिससे ऐसा हो सकता है कि वो सोसाइटी में अकेले ही रह जाए, लोग उससे मिलना ना चाहें, तो ऐसा अगर आपको दिखता है तो ही आप उसको 5, 6, 7 मार्क्स दीजिए। अदरवाइज ये नॉर्मल बिहेवियर भी कई बच्चों का ऐसा हो सकता है, ये भी आपकी जजमेंट की बात है। फिर अगला 14 पॉइंट, डिफिकल्टी स्टेइंग सीटेड और क्वाइट व्हेन एक्सपेक्टेड। मान लो जब वो मूवी में जाता है, थिएटर में जाता है, किसी सोशल सेटिंग में जाते हैं, किसी एक कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ एक्सपेक्टेड है कि वो एक जगह बैठा रहेगा बाकी बच्चों की तरह, तब अगर वो एक जगह बैठ ही नहीं पाता है, बार बार खड़े होता है, बैठता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को अनयूजुअल डिस्टर्बेंस होती है। याद रखिए, मान लो हवाई जहाज में जा रहे हैं तो छोटा बच्चा है तो उसके एक्शंस थोड़े अलग होंगे इन कंपैरिजन टू द एडल्ट। उसका बिहेवियर वैसा नहीं भी हो सकता जैसे बाकी एडल्ट की तरह। दैट डज नॉट मीन कि वो मेंटल पेशेंट है, लेकिन अगर वो इतना अनयूजुअल होता है जो कि आपको खुद ही इरिटेटिंग लगता है, तो इन कंपैरिजन टू अगर वैसे ही उसी उम्र का कोई और नॉर्मल बच्चा होता तो तभी उससे 5 के ज़्यादा रेटिंग देंगे, नंबर देंगे। और आखिरी 15 पॉइंट, एक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अक्सर वो इस तरह की हरकत करता है जिसमें वो सोचता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि ऐसा नॉर्मल बच्चों के साथ भी होता है, जैसे गर्म स्टोव, पता है गर्म, फिर भी उसमें हाथ लगा देना, इस तरह के बिहेवियर होते हैं, बट वो सेल्डम, कभी कभी होते हैं। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अनएक्सेप्टेबल लिमिट में है, जो वो बिहेवियर ज़्यादा नोटिसेबल है, तो ही आप उसको 5 से अधिक नंबर देंगे। तो ये असेसमेंट चार्ट आपको हमारे इस ट्रीटमेंट प्लान से पहले बनाना है, बहुत सूझबूझ से। जब ये आप नंबर भरें, रेटिंग करें, तो ऑब्जर्वेशन सिंगल पेरेंट का ना होके दोनों पेरेंट्स का होगा। दोनों ने अलग अलग ढंग से ऑब्जर्व किया और एक कॉमन मार्क्स आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा जजमेंट होगा। तो ये फॉर्म भरना है और साथ में एक छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का बनाना है, सो दैट वो वीडियो का रेफरेंस या क्यू हमारे डॉक्टर्स या मुझे भी मिले। तो स्टेप 2 हो गया ये फॉर्म, गूगल फॉर्म भरना, और साथ में नाम,
और बच्चे का की उम्र और जिस दिन भरा था वो डेट लिखना। ये मंथली एक बार भरा जाएगा। 1 महीने के प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद दोबारा ये फॉर्म भर के ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन से बिहेवियर में कोई चेंज आया, पॉजिटिव चेंज क्या क्या आया कि नहीं आया। ये जजमेंट तभी कर सकते हैं जब पहले से फॉर्म भरा होगा और उसी समय का एक वीडियो हो सके तो उसको भी आप शूट करेंगे और वो वीडियो भी हमें सबमिट करेंगे। दिस मीन्स यू हैव डन द स्टेप 2। आपका